हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का जो यूट्यूब है इसका टॉपिक है करंट स्टेटस ऑफ मैंडल्स लॉ। मैंडल के जो 3 नियम थे वो कौन कौन से थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जिनमें से 2 नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो है उसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो द्विसंकर संकरण यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मैंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया है। तो अब यहाँ आता है करंट स्टेटस ऑफ मैंडल्स, क्योंकि उस समय जो है क्रोमोसोम की जानकारी नहीं थी, जीन्स की जानकारी नहीं थी। उसके बाद में इन चीज़ों की जानकारी सामने आई। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मैंने इससे पहले जो यूट्यूब बनाई है उसमें बताया है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि मैंडल के नियमों का करंट स्टेटस क्या है। तो इसमें 3 पॉइंट जो हैं वो तो किस पर बेस्ड हैं? जो मैंडल के 3 नियम हैं उन पर बेस्ड हैं। और उनमें से जो दूसरा नियम है यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी ऑलरेडी गलत है, ये LAW आ जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मैंडल द्वारा प्रस्तुत जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है यानी विसंयोजन का नियम है, ये यूनिवर्सल है। यानी आज की आधुनिक आनुवांशिकी में भी यह जो है यूनिवर्सल है, इसका कोई अपवाद नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो सामान्यतः क्या है, डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, जिनमें से एक समुच्च आता है माता के द्वारा, एक समुच्च आता है पिता के द्वारा। और जब युग्मक का बनने का टाइम आता है यानी गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो इन 2 समुच्चों में से एक एक समुच्च पृथक होकर के अलग अलग गैमेट में जाता है। तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम जो यूनिवर्सल है। दूसरा पॉइंट हम पहले लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का। जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो है क्या मॉडर्न रूप आया है कि यहाँ एग्जाम्पल लिया जाता है मिराबेलस जलपा या 4 o'clock प्लांट का। उदाहरण के लिए स्नैपड्रैगन या मिराबेलस जलपा जाति के लाल पुष्प वाले पौधों को श्वेत पुष्प वाले पौधों से संकरण कराया गया, जिससे F1 पीढ़ी में जो संततियाँ प्राप्त हुई वो कैसी प्राप्त हुई? गुलाबी फूलों वाले पुष्प प्राप्त हुए। और F2 जनरेशन में जब इनमें सेल्फ क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन में जो रेशियो आया वो था 1:2:1। यहाँ यह रेशियो लक्षण प्रारूप भी यही है और जीन प्रारूप भी यही है, यानी कैपिटल R और स्मॉल r ये होमोजाइगस अवस्था है। तो इस होमोजाइगस अवस्था में तो सारे जो पौधे थे वो कैसे थे? लाल फूल देने वाले, और इसमें सारे कैसे थे? सफ़ेद फूल देने वाले। लेकिन जो हेट्रोजाइगस अवस्था थी, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, तो ऐसे जो पौधे थे वो गुलाबी फूल दिए उन्होंने। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि यहाँ इसमें जो है जो एक लक्षण को कंट्रोल करने वाले जो 2 जीन हैं या जो एलील हैं, उनमें से एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नहीं है और दूसरा पूरी तरह से उसके कारण दमन नहीं होता है उसका, यानी दोनों का एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। तो ये जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या हुआ? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड नियम का। इसी तरह से उदाहरण जो है इसमें एंडुलियन फॉल का दिया हुआ है, पर जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वो है मिराबेलस जलपा का। हम एक ये उदाहरण ही याद कर लें। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो क्या होता था कि F1 जनरेशन के अंदर जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वो अपने आप को जो है प्रकट कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जैसे मान लो उन्होंने लंबाई वाला लिया था कैपिटल T स्मॉल t, F1 जनरेशन में सारे ऐसे पौधे प्राप्त हुए तो सारे पौधे लंबे थे, और इनको सेल्फ क्रॉस करवाने से जो रेशियो आया था फिनोटाइप वो था 3:1, यानी 3 लंबे पौधे और 1 बोना पौधा। तो यहाँ पर ये जो है इसके कारण क्या हुआ? डोमिनेंट के कारण जो रिसेसिव वाला है ये अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाया। ठीक है,
जीनोटाइप हालांकि रेशियो 1:2:1 है। फिर तीसरा जो हम नियम लेते हैं जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, तो उस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का न्यू जो है मेंडलिज्म क्या है। अब हमें पता है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं, तो ऐसे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सहलग्न जीन्स या लिंक्ड जीन्स। एक गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स उपस्थित होते हैं इन जीन्स को क्या कहते हैं, सहलग्न जीन्स। ठीक है, तो सहलग्न जीन्स जो हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर अनेक बार ये स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित नहीं हो पाते हैं। इनमें से जितने पास पास ये जीन्स हैं उतनी ही इनकी एक साथ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर एक ही गैमेट में जाने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है सहलग्नता के कारण। ठीक है, हाँ, जब भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर जो जीन्स हैं वो तो जो है जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होंगे, लेकिन जो एक ही गुणसूत्र के ऊपर जीन्स उपस्थित हैं, लिंकेज हैं, संलग्न हैं, उनकी वंशागति पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन दे दी। पहली कंडीशन क्या दी है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, अगर भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर अलग अलग लक्षणों वाले जीन उपस्थित हैं तो वो तो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होंगे, लेकिन यदि एक ही गुणसूत्र पर एक से अधिक जीन जो उपस्थित हैं, जो संलग्न जीन्स हैं, अनेक बार वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये अपवाद हुआ किसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब हम लेते हैं दो एक्स्ट्रा पॉइंट जो दिए गए हैं, उनमें से एक आता है मल्टीपल एलील। एक क्या आता है, मल्टीपल एलील, क्योंकि मेंडल ने कहा था किसी भी एक लक्षण को अभिव्यक्त करने के लिए दो कारक चाहिए होते हैं। ठीक है, दो कारक चाहिए होते हैं जिनमें से एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है, जो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि कई ऐसे लक्षण हैं जो दो या दो से अधिक जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं या उनके लिए दो से अधिक एलील हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आता है मानव का रक्त समूह और खरगोश के देह का कलर या ह्यूमन बीइंग की बॉडी का कलर भी, त्वचा का कलर भी इसमें सम्मिलित है। क्योंकि जैसे हमें पता है ब्लड ग्रुप जो हमारा है वो क्या है, ए बी, या तो ए बी और ओ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव अलग है ना। तो इसके लिए जो एलील हैं वो 3 प्रकार के हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। 3 हो गए, 2 नहीं है ना। इसी तरह से आरएच फैक्टर के लिए भी जो एलील हैं वो 2 से अधिक हैं, 7 हैं, कुछ वैज्ञानिक के द्वारा 7 हैं, कुछ के द्वारा और भी अधिक हैं। और स्किन के लिए भी जो है, स्किन के लिए भी 2 से अधिक एलील होते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या आ गई, मल्टीपल एलील। क्या है ये, मल्टीपल एलिलिज्म। हम इसको एक रीडिंग लगा लेते हैं। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए लक्षणों के 7 युग्मों में प्रत्येक युग्म या जोड़े में एक लक्षण के लिए केवल 2 विकल्प थे, लंबा या बोना, जैसे उदाहरण दिया था। इस प्रकार प्रत्येक लक्षण के लिए केवल 2 युग्म विकल्प ही थे। इससे यह धारणा बन गई थी कि प्रत्येक लक्षण को 2 विकल्पी रूप होते हैं और इनमें से एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, प्रभावी होता है। ये मेंडल ने बताया था। किंतु बाद में खोजे गए ज्ञात के अनुसार किसी लक्षण के लिए अनेक लक्षण प्ररूप भी हो सकते हैं, यानी अनेक जो है जीन्स भी हो सकते हैं, जैसे मानव में रक्त समूह और खरगोश के देह का रंग। तो अब इससे क्या अवधारणा बन गई, मल्टीपल एलिलिज्म सामने आया। ठीक है, और 5वां जो पॉइंट है इसका, वो पॉइंट आता है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, पर हम इसको 5वां पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर आता है इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, कोडोमिनेंस है और जो है ये डुप्लीकेट जीन्स हैं, कोडोमिनेंस है, सप्लीमेंट्री जीन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं, लीथल जीन्स हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स के अंतर्गत। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग भी लगा लेते हैं। मेंडल की मान्यता थी कि उनके द्वारा लिए गए 7 लक्षणों में से प्रत्येक लक्षण अलग अलग कारक या जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं।
बाद में किए गए कुछ प्रयोगों में से ज्ञात हुआ कि एक लक्षण एक से अधिक जीनों के समन्वय या अनोन्य क्रिया का परिणाम हो सकता है। एक से अधिक जीन के समन्वय या अनोन्य क्रिया का क्या हो सकता है, परिणाम हो सकता है। तो यही क्या है, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, लीथल जीन, इपिस्टेसिस, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है न्यू मैंडलिज्म में ये प्रश्न इसी तरह से आएगा, करंट स्टेटस ऑफ मैंडलिज्म या न्यू मैंडलिज्म, दो तरह से आ सकता है। तो करंट स्टेटस ऑफ मैंडलिज्म बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखने का क्या तरीका है, 3 पॉइंट तो हमें कवर करने हैं खुद मैंडल के नियम वाले। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो यूनिवर्सल है उसे हम पहले लेंगे, फिर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस का कटाक्ष क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला उदाहरण देंगे, मिरेबलिस जलपा का। फिर हम लेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, उसमें हम दोनों पॉइंट डालेंगे। अगर जीन्स या कारक अलग अलग गुणसूत्र पर है तो वो स्वतंत्र रूप से अपयूहित होंगे, लेकिन अगर एक ही गुणसूत्र के ऊपर जीन्स उपस्थित हैं यानी संलग्न जीन्स हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्वतंत्र रूप से अपयूहित हों। ठीक है, तो 3 पॉइंट उसके ले लेंगे, बचे 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में से हम एक क्या लेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम कौन सा लेंगे, इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स का, यानी एक लक्षण एक से अधिक जीनों के द्वारा, एक लक्षण एक से अधिक जीनों के समन्वय या अनोन्य क्रिया द्वारा का परिणाम भी हो सकता है, जिसे हम जो उदाहरण दे देंगे, इसमें यहाँ दे नहीं रखे हैं पर हम इसमें उदाहरण दे देंगे। कोडोमिनेंस जीन है, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, इपिस्टेसिस, लीथल जीन, ये इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है, न्यू मैंडलिज्म के आधार पर आएगा या करंट स्टेटस ऑफ मैंडलिज्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मेरा टॉपिक ख़त्म होता है।